वेलकम फ्रेंड्स, एस एन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम आपका फर्मी डिराक सांख्यिकी। कहाँ से ये रिलेट करता है? तो ये जो टॉपिक है ये हमारा थर्मोडायनामिक्स या अपन कहें उष्मागतिकी है उससे कोरिलेट करता है। और लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो ये टॉपिक है वो किस में है? तो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर है। उष्मागतिकी जहाँ भी है तो वहाँ पर आपको फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन दो सांख्यिकी मिल ही जाती है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाने वाली एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी। अच्छा, सांख्यिकी क्या होती है? तो सांख्यिकी वह होती है जैसे निकाय होता है। निकाय यानी जिसके बारे में सिस्टम है, जिसके बारे में अपने को अध्ययन करना होता है कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है। अब सांख्यिकी क्या होती है? तो सांख्यिकी में हम कणों की संख्या के बारे में भी वर्णन करते हैं। ठीक है ना। तो इस सांख्यिकी को जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कण कहलाते हैं हमारे फर्मियोन्स। इन फर्मियोन्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो फर्मी और डिराक दो साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, इसलिए ये क्या कहलाती है? फर्मी डिराक सांख्यिकी। अच्छा, ये क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? निकाय के सभी कण अभिन्न और अभेद्य हैं। यानी फर्मी और डिराक ने ये माना था कि ये जो कण है यानी निकाय के अंदर सिस्टम है। सिस्टम मान लो कि कोई हमारे पास में सिस्टम है और उसके अंदर क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गैस के पार्टिकल्स हैं उनको डिफर नहीं किया जा सकता, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, यानी एक दूसरे से अभेद्य नहीं है। सारे गैस के अणु क्या है? समान हैं। तो ये कण क्या होते हैं? निकाय यानी फर्मियोन्स जो भी हैं वो क्या माने होते हैं? अभिन्न और अभेद्य होते हैं। ठीक है ना। यानी उनको आपस में पता नहीं लगा सकते कि ये कण कौन सा है और ये कौन सा है। ये इन्होंने पहली परिकल्पना दी। दूसरा इन्होंने कहा कि ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। तो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन तो हम जानते हैं कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप है तो दूसरा क्या होगा? स्पिन डाउन। या हम कहते हैं कि इसका एन एल ये द्विगंशी क्वांटम संख्या एस, ये सारी संख्याएँ वो क्या होती है? समान नहीं हो सकती है। तो यही क्या है? आपका पाउली का अपवर्जन नियम है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है? पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। कौन? फर्मियोन्स। तीसरा इन्होंने कहा कि जो पूरा कला आकाश, पूरा कला आकाश का मतलब अपन समझ सकते हैं कि ये पूरा बोर्ड है, या मैं कहूँ कि ये सिस्टम है, ये पूरा क्या है? आपका कला आकाश है। अब इसको छोड़ मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये सारी 4 क्या है? कोष्ठिकाएँ हैं। ठीक है ना। तो उसको उन्होंने डिफाइन किया, संपूर्ण कला आकाश को छोटी छोटी कोष्ठिकाओं में विभाजित किया और प्रत्येक कोष्ठिका का आयतन है वो कितना माना गया? तुम्हारा h³ माना गया। ठीक है। और बाद में कहा गया कि कणों का जो चक्रण है वो अर्ध विषम पूर्णांक है। अर्ध विषम पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं आप? 1/2 का गुणज है, n/2। ठीक है ना। तो अर्ध विषम पूर्णांक है ये कहा गया। फिर ये कहा गया कि जो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा है वो नियत रहती है और वो किसके बराबर होगी? तो हम जानते हैं कि ये पूरा निकाय है। अब एक कण यहाँ पर और सपोज वो कण यहाँ से लेकर यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो उसकी एनर्जी में चेंज हो गया, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा में क्या होगा? समान मान रहेगा। ठीक है। तो यानी निकाय के सभी कणों की ऊर्जाओं का योग जो रहता है वो क्या रहता है? निकाय की कुल ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये 4 परिकल्पनाएं हैं वो फर्मी और डिराक ने मानी थी। तो ये हमारे क्या है? इसका फर्मी डिराक सांख्यिकी की हम कह सकते हैं कि ये है हमारी परिकल्पनाएं। ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये पूछा जाता है कि परिकल्पनाएं क्या होती है इसकी। अब इसके बाद में मेजर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन, और मेजर क्वेश्चन क्या है आपका? फर्मी डिराक वितरण नियम। तो फर्मी डिराक जो वितरण नियम है इसमें n कणों को कंसीडर किया गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फर्मी डिराक वितरण नियम क्या कंसीडर किया गया इसके अंदर? तो फर्मी डिराक वितरण नियम, इसमें फर्मी और इन्होंने दोनों ने प्रूव करने के लिए कहा कि हमारे पास में निकाय में क्या है? IV कोष्ठिका में उपस्थित अणुओं की संख्या है और कुल अणु कितने हैं? तो कुल अणु क्या है? कैपिटल N है और N को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा ऑफ Ni है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म इन्होंने और डिफाइन किया, GI क्या है? कोष्ठिकाओं की संख्या है। ठीक है। और प्रत्येक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है? तो हम जानते हैं आयतन तो कितना होता है इसका? h³ होता है।
ठीक है। तो ये फर्मी डिराक वितरण नियम लिखने के लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो अपने को लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद में है वो हम इसका डेरिवेशन है वो लिखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक वितरण नियम। और फर्मी डिराक वितरण नियम क्या कहता है अपने को कि कोई हमारे पास में निकाय है, सिस्टम है, और उसमें n कण है वो है, ठीक है। तो उस n कणों से मिलकर बना हुआ है, और इनको कणों की जो ऊर्जा है उसको साम्यावस्था में ज्ञात करने के लिए उष्मागतिक प्रायिकता अपने को काम में लेनी है। इसके लिए हम करते क्या है, संपूर्ण जो कला निर्देशांक आकाश है उसको अनेक कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, और वो जो एक कक्षा है उसको प्रत्येक कक्षा को हम क्या करते हैं, h³ वाली आयतन वाली कोष्ठिकाओं में विभाजित करते हैं। यानी दो डिवाइडेशन हो गए। पहले जो संपूर्ण कला आकाश था उसको हमने कक्षाओं में डिवाइड किया, और कक्षाओं को किस में डिवाइड कर दिया, कोष्ठिकाओं में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक कोष्ठिका का आयतन क्या है, h³ आयतन है, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में जैसे कक्षाएं, कोष्ठिकाएं ये वैसे तो पाई नहीं जाती, तो क्या हम समझे क्या मतलब क्या है इसका, हम मान लेते हैं कि इसमें ऊर्जा स्तर इतने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर E1, E2, EI अचर ऊर्जा स्तर हैं, और उनमें कणों की संख्या कितनी है, N1, N2, Ni है, और कला कोष्ठिकाओं की संख्या है वो कितनी है, G1, G2, Gi है। यानी 3 हो गए ना, ये ऊर्जा के लिए E का हो गया, कणों की संख्या के लिए N हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में कला कोष्ठिकाओं की संख्या हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि IV कोष्ठिका, तो IV कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, Ni। तो Ni, और ये Ni कण कैसे हैं, अभेद्य कण है, ये हम परिकल्पना में ऑलरेडी पढ़ चुके। तो Ni अभेद्य कणों को Gi ऊर्जा स्तरों में वितरित करने की उष्मागतिक प्रायिकता है एक, और ये उष्मागतिक प्रायिकता एक रिलेशन है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो W बराबर क्या कहते हैं अपन, पाई, यानी पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ Gi फैक्टोरियल अपॉन Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल इंटू Ni का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर IV कोष्ठिका के लिए है, ठीक है ना, तो Wi अपन इसको कह सकते हैं, Gi यानी IV कोष्ठिका में कला कोष्ठिकाओं की संख्या, ओके। और Ni क्या है, IV कोष्ठिका में उपस्थित अभेद्य कणों की संख्या का मान हो गया। तो ये W का मान हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम कह देते हैं कि भाई इसका लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग ले लें तो हम कहते हैं कि ln W होते ही ln ऑफ पाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका Gi का फैक्टोरियल अपॉन Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल इंटू Ni का फैक्टोरियल, ये हमारे पास में मान आ गया, ठीक है। पाई का मतलब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, लॉग लेते हैं तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाता है, ln A B C होता है, तो ln A प्लस ln B प्लस ln C, यानी मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाता है, समेशन के अंदर। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ln Gi का फैक्टोरियल अपॉन Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल इंटू Ni का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मान हो गया। अब ये जो पूरा मान है तो ये ln A अपॉन B है। अब देखो पढ़ क्या रहे हैं, फर्मी डिराक वितरण नियम, काम में क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स है। ये बहुत आसान सा है, और बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक दोनों में सेम सा काम करता है। केवल ये जो शुरुआत का है यही अलग है, बाकी सारा का सारा डेटा क्या है, सेम अपन काम में लेने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसको सीखेंगे। ज़्यादा अगर आप बस इतना सा साथ के साथ सीखते जाएंगे, आपको कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो ये मान हो गया, ठीक है। अब इसको ln A अपॉन B को अपन क्या लिख सकते हैं, ln A माइनस B लिख सकते हैं। भाई भाग में होता है, गुणा में होता है तो प्लस करते हैं, और भाग में होता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ln A अपॉन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ln A अपॉन B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln A माइनस का ln B, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, तो क्या मान हो जाएगा, सिग्मा ऑफ, अब ये मैं कोष्टक में कर देता हूँ, ln Gi का फैक्टोरियल माइनस का ln Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल। अब देखो ये A अपॉन B और ये माइनस में, और गुणा में होता है तो वो क्या होता है, प्लस में। तो एक बार इसका कर दो चाहे तो, और अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो 7 कर लेते हैं, और Ni का फैक्टोरियल। इसको और विस्तार से लिखा जा सकता है क्या, सिग्मा ऑफ ln Gi का फैक्टोरियल
माइनस एल एन जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल और माइनस का एल एन एन आई का फैक्टोरियल। ये क्या किया, यहाँ पर ये अगर इधर देखें तो एल एन ए बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन ए प्लस बी। लेकिन बाहर क्या लगाया, माइनस लगाया, तो दोनों से माइनस से गुणा हो गया, तो ये मान आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक का अपने पास में मान है वो आ गया। अब इसमें हम एक नया मेथड काम में लेने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन, और उसको हम कहते हैं स्टर्लिंग सन्निकटन मेथड। ठीक है, और स्टर्लिंग सन्निकटन मेथड क्या कहता है, बहुत ही आसान है वो, कोई ज़्यादा नाम ही अलग दिख सकता है, बाकी बहुत आसान है। तो स्टर्लिंग सन्निकटन अगर मैं काम में लेता हूँ तो स्टर्लिंग सन्निकटन इंग्लिश वाले लिख सकते हैं बाय स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टर्लिंग सन्निकटन से। कहीं पर कोई थ्योरी नहीं है, केवल मैंने शुरुआत में इतनी सी लिखी थी, यही थ्योरी है, बाकी फर्मी डिराक वितरण नियम में कोई थ्योरी है ही नहीं। स्टर्लिंग सन्निकटन क्या कहता है, ये कहता है कि ln x का फैक्टोरियल अगर है तो इसको मैं x ln x माइनस x इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है क्या, यही है स्टर्लिंग सन्निकटन। अब देखो ये कहाँ कहाँ लग सकता है मेरा, तो देखो एक तो ln GA का फैक्टोरियल इसमें लग जाएगा, एक इसमें लग जाएगा और एक इसमें लग जाएगा, यानी 3 जगह यही है वो क्या कर लेंगे हम काम में ले लेंगे। तो ले लें इसको काम में, तो ln W, क्योंकि LHS में तो आपका ln W ही है, RHS में लिखते हैं तो सिग्मा को तो मैं बाहर ही कर देता हूँ। अब x ln x, तो देखो फैक्टोरियल बाद में नहीं लगा, फैक्टोरियल हटाने के लिए स्टर्लिंग सन्निकटन हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, x ln x, तो सबसे पहला क्या है, ln GI है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, GI ln GI माइनस का GI। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया आपका। ओके, इसके बाद में सेकंड पर चलते हैं, तो सेकंड पर अगर चलते हैं, इसको मैं रफ कर दूं क्या, इधर से इतना रफ कर लेता हूँ ना, या ऊपर वाला पूरा हटा सकते हैं क्या, पूरा हटा ले तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब दूसरा मैं टॉपिक लेता हूँ, तो ln GI माइनस NI, तो ये देखो x की जगह अब क्या आ गया, GI माइनस NI आ गया, तो माइनस का माइनस बाहर है, GI माइनस का NI मल्टीप्लाई किससे होगा, ln GI माइनस का NI और माइनस का, इसको मैं मजला कोष्टक डाल देता हूँ। ठीक है, तो x ln x माइनस x, तो माइनस का GI माइनस का NI। ठीक है, हो गया, ये मान हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, सेकंड का हो गया। अभी एक और बचा है माइनस का ln NI, तो इसको और काम में ले लेते हैं। तो माइनस का ln NI, और NI को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का NI ln NI और माइनस का NI। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको काम में ले लिया स्टर्लिंग सन्निकटन को। ओके, ये हमारा क्या हो गया, देखो 3 टॉपिक थे, तो GI ln GI, तो ये वाला आ गया, दूसरा ln GI माइनस NI, तो ये आ गया, इसका माइनस बाहर ऑलरेडी पड़ा है, फिर माइनस ये पड़ा, और ln NI का ये आ गया। ये बहुत ही बारीक चीज़ है, अगर सीधा करेंगे तो यहाँ समझाने के तरीके से बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। ठीक है ना, कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया इतना। अब मैं देखो माइनस का सिंपल खोल देता हूँ, यानी ये कोष्टक हटा देता हूँ। तो पहला क्या आ गया, GI ln GI माइनस का GI। ठीक, यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, तो माइनस का कोष्टक का GI माइनस NI और ln GI माइनस का NI, ये मान आ गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस, तो प्लस का GI माइनस का NI। ठीक है, और ये माइनस NI ln NI और माइनस माइनस प्लस NI, ये मान आ गया। अब देखो इसमें माइनस का GI, ये प्लस का GI,
ये प्लस का एन आई, ये माइनस का एन आई, एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, तो बच गया क्या, सिग्मा ऑफ जी आई एल एन जी आई माइनस का जी आई माइनस एन आई इंटू एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस का एन आई एल एन आई। ठीक है, ये मान आ गया अपने पास में। ओके, तो ये मान अपने पास में आ गया। अब ये किसका मान है, एल एन डब्ल्यू का, ऊष्मागतिक प्रायिकता का। अब हम इसका कर देते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन होगा तो किसके सापेक्ष होगा वो देखो, तो कौन बदल सकता है इसमें, तो डब्ल्यू ऊष्मागतिक प्रायिकता, लेकिन हम इसको भी मान लेते हैं कि अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता तो डब्ल्यू मैक्स हो जाएगा, और डब्ल्यू मैक्स की कंडीशन में से अधिकतम हो या न्यूनतम, उसका आंशिक अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जी आई, तो जी आई क्या है, तो ये तो आपके कोष्ठिकाओं की संख्या है, तो इसमें तो परिवर्तन नहीं होना है, तो ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो ये पूरा जी आई का जितने पद है वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, 0 में चले जाएंगे। लेकिन एन आई में तो परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखो जब आप इसका आंशिक अवकलन करेंगे एन आई के सापेक्ष, तो ये तो 0 हो गया, ये जी आई 0 हो गया, एन आई का होगा अवकलन, एक बार इसका होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर एल एन इस पद का होगा क्योंकि इसमें एन आई का पद है, ये इसका होगा तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही इसके 2 अवकलन होंगे, एक बार बाहर वाले का होगा, एक बार क्या होगा, अंदर वाले का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंशिक अवकलन कर लें। ठीक है, तो हम कर सकते हैं आंशिक अवकलन से, आंशिक अवकलन से क्या माना जाएगा हमारे पास में, आंशिक अवकलन से डेल ऑफ एल एन डब्ल्यू, इसको मैंने मान लिया। ठीक है, सिग्मा पहला तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, माइनस का जी आई का भी 0 हो गया, और देखो ये माइनस का 0 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का एन आई। अब देखो इसका एक बार इसका अवकलन होगा, एक बार इसका अवकलन होगा, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस आपको दिखाई दे रहा है, तो इस प्लस का एन आई, या मैं इस टोटल का अवकलन कर लेता हूँ। ये मान लो कि ये माइनस था और मैंने इसका अवकलन किया, तो जी आई का तो अवकलन क्या हो गया, आंशिक अवकलन 0 हो गया, एन आई का क्या हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का डेल ऑफ एन आई, किसका हुआ, इस वाले पद का हुआ, तो माइनस डेल एन आई, जी आई का हो गया 0। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 माइनस का डेल एन आई, और इस समय कांस्टेंट कौन है आपका, एल एन जी आई माइनस का एन आई, ये कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी बार मैं इसका अवकलन कर लूँ, जब इसका अवकलन करूँगा तो ये क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, तो माइनस का जी आई माइनस का एन आई, और एक्स, एल एन एक्स का क्या होता है, 1/x, तो 1/x, तो 1/GI माइनस का एन आई। ठीक है, और माइनस डेल एन आई का फिर से अवकलन होगा, भाई एल एन एक्स का ये तो होता है ना, 1/x इंटू डेल ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस डेल एन आई का क्या हो जाएगा, माइनस का डेल एन आई। ओके, इसका अवकलन हो गया। फिर इसका नंबर आया तो इसका एक बार बाहर वाले का अवकलन करें, तब तो क्या आ गया, माइनस का डेल ऑफ एन आई इंटू एल एन एन आई, और फिर दूसरी बार जब इसको कांस्टेंट रखें, इसका करें, तो माइनस का एन आई 1 ऑफ एल एन आई, यानी 1/NI डेल एन आई। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका मान आ गया। समझ गए क्या, किस किस का हुआ, एक बार इसका हुआ, एक बार इसका अवकलन हुआ, एक बार इसका, एक बार इसका, 4 अवकलन हो गए, और ये एक का हो गया 0, तो ये 0, ये एक अवकलन, ये 2 अवकलन, ये 3 अवकलन, और ये चौथा अवकलन। ठीक है क्या, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपका, तो ये स्टर्लिंग सन्निकटन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका मान आगे रख लेते हैं, तो मान कितना हो जाएगा, डेल ऑफ एल एन डब्ल्यू, रख लीजिए कितना मान बचा, 0 से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, सिग्मा। अब पहला पद देखो, सबसे पहला माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, तो प्लस का डेल ऑफ एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई, जी आई माइनस एन आई, एक पद आगे।
दूसरा पद जी माइनस एन आई से जी माइनस एन आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस का डेल ऑफ एन आई, तो प्लस का डेल ऑफ एन आई, ठीक है, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद माइनस का एल एन एन आई डेल ऑफ एन आई, या माइनस का एल एन एन आई डेल ऑफ एन आई, ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद देखो इसका, तो एन आई से एन आई कैंसिल और माइनस का डेल एन आई, तो माइनस का डेल एन आई, ये पद आ गया। अब इस पद के अंदर डेल ऑफ एन आई माइनस डेल ऑफ एन आई प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना मान बच गया, सिग्मा ऑफ आई। अब देखो डेल एन आई, इस ये तो ये और ये दो तो कैंसिल हो गए, ये डेल एन आई ये मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस का एल एन एन आई इंटू डेल ऑफ एन आई। ये डेल ऑफ एन आई क्या कर लिया मैंने, कांस्टेंट बाहर ले लिया, ठीक है ना, दो पद एक साथ मिला दिए, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये, इसमें से भी डेल एन आई क्या कर लिया मैंने, बाहर कॉमन ले लिया, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पद लिखने के बाद में अब मैं आगे से आगे रफ कर रहा हूँ इधर वाला, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एल एन। देखो अब एल एन ए माइनस एल एन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ एल एन जी आई माइनस एन आई बटा एन आई इंटू डेल ऑफ एन आई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे, ये बेसिक इक्वेशन, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन क्लियर हो गई तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर इसमें दिक्कत है तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है क्या। तो ये किसका मान आ गया आपके पास में, डेल ऑफ एल एन डब्लू दिस इज इक्वल टू दिस वन, ओके। तो ये हमारे पास में मान आ गया। अब हम इसको कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास में वो समीकरण 1 थी इनिशियल, और ये कितनी है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए, तो अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता, तो ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या है, W है, तो अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए, तो अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या हो जाएगा, W मैक्स, ठीक है, और एल एन डब्लू, तो एल एन डब्लू मैक्स, तो डब्लू मैक्स का अवकलन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि डब्लू मैक्स कहूँ या डेल ऑफ, इसका जो मान है डेल ऑफ एल एन डब्लू मैक्स दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अधिकतम का यही कंडीशन होता है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 होगा तो फिर ये पद भी क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास में एक बेसिक सी इक्वेशन आ गई, सिग्मा ऑफ एल एन जी आई माइनस एन आई बटा एन आई इंटू डेल ऑफ एन आई दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दैट्स इक्वेशन नंबर 3, ओके। ये आपकी बहुत ही प्यारी सी एक इक्वेशन है, वो आपको मिल गई, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर ली। अब हम दूसरी इक्वेशन के ऊपर जाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन कौन कौन सी है, देखो ये मैं रफ कर रहा हूँ भैया, ठीक है। अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता हो ही गई। अब हम कहते हैं ये तो हमारे पास इक्वेशन आई गई, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम जानते हैं निकाय में कणों की कुल संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। निकाय में कणों की कुल संख्या, तो कितनी होगी कुल संख्या, तो कुल संख्या के लिए हम कह सकते हैं n बराबर सिग्मा ऑफ एन आई। कैपिटल N क्या है, अणुओं की कुल संख्या है, और वो क्या रहती है, कुल संख्या हम ये भी कह सकते हैं नियत होती है। भाई निकाय को छोड़कर तो कोई कण बाहर जा ही नहीं सकता ना, तो कुल नियत हो जाएगी। तो n बराबर सिग्मा ऑफ एन आई। अब मैं इसका आंशिक अवकलन कर दूं, तो अवकलन से अवकलन अगर मैं कर देता हूं तो कुल तो नियत रहती है, तो डेल ऑफ n दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दैट्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ डेल एन आई। लेकिन ये तो 0 नहीं होगी,
क्योंकि एक कोष्टिका से अणु है वो दूसरी कोष्टिका में तो जा ही सकते हैं। तो डेल 0 बराबर सिग्मा ऑफ डेल ni, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं, निकाय की कुल ऊर्जा शुरुआत में लिखी थी कि निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, निकाय नियत रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है, नियत होती है। तो अगर ये बात मैं कहूँ कुल ऊर्जा नियत होती है तो ऊर्जा क्या होती है, U, और U को अपन क्या कह सकते हैं, तो U बराबर हम कह सकते हैं सिग्मा ऑफ EI/NI। समझ गए, मतलब कि IV कोष्ठिका में उपस्थित एक अणु की संख्या कितनी है, ऊर्जा कितनी है, EI है, और अणुओं की संख्या कितनी है, NI है। तो दोनों को गुणा कर दें और सब कोष्ठिकाओं का योग कर दें तो क्या आ जाएगा, कुल ऊर्जा आ जाएगा। इसका भी हम क्या कर दें, आंशिक अवकलन से, आंशिक अवकलन से क्या मान हो जाएगा, तो आंशिक अवकलन से डेल ऑफ U दैट शुड बी इक्वल टू 0, और ये EI ये तो क्या रहेगी कांस्टेंट सिग्मा ऑफ EI, और डेल NI, भाई अणुओं की कोष्ठिका में अणुओं की जो ऊर्जा है वो तो नियत रहती है लेकिन संख्या बदलेगी, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो देखो 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 0 बराबर सिग्मा ऑफ EI इंटू डेल NI, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन 5 मैंने यहाँ पर भी कर दी इसको। ठीक है, ये हमारे पास में मान आ गया। अब हम इन चारों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, 3, 4 और 5 तीनों को काम में लेते हैं। देखो अभी हम काम में लेते हैं। अब तीनों में कॉमन चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, अच्छा ये 0 इधर भी ले सकते हैं और इधर भी लिखें तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, 0 कोई फ़र्क नहीं है, और ये इधर इधर लिखे तो कोई फ़र्क नहीं। अब देखो इसमें डेल NI है, ठीक है, डेल NI, इसमें भी डेल NI है, और इसमें भी क्या है, डेल NI है, इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, और इसमें भी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, इस चाहो तो इसको भी आप ये बराबर में LHS में ले लो, ये लो 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हम एक साथ लिख सकते हैं अब इसको तीनों को। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, 2 अननोन टर्म्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनको गुणा करके 4 इसमें जोड़ेंगे। तो समीकरण 4 को अल्फ़ा से व 5 को बीटा से गुणा करके 3 में से घटाने पर, 3 में से घटाने पर, ध्यान में आ गया ना क्या किया है, एक को अल्फ़ा से गुणा किया है, एक को बीटा से गुणा किया, और किससे घटा दिया, 3 में से घटा दिया। तो मैं कह रहा था सिग्मा तीनों में कॉमन है, तो सिग्मा को हम क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। ठीक है, दूसरा काम है कि डेल NI है वो तीनों में कॉमन है, तो डेल NI को भी क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। बच गया है क्या, तो देखो ln GI माइनस NI बटा NI माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा EI इंटू डेल NI दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 पद हैं, या तो डेल NI 0 हो या फिर ये पद 0 हो। तो डेल NI तो 0 नहीं हो सकता, डेल NI इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि डेल NI क्या है, अणुओं की संख्या में परिवर्तन, एक कोष्ठिका से दूसरी कोष्ठिका में जाने वाले अणुओं की संख्या में परिवर्तन। तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कुछ न कुछ अणु तो जाते ही हैं इधर से उधर, तो जाते हैं, इसका मतलब 0 नहीं होगा। तो ये 0 नहीं होगा तो फिर बच गया कौन, इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 कर देते हैं, ln GI माइनस NI बटा NI माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा EI दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो ये मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा EI हो जाएगा। देखो ln GI माइनस NI बटा NI
बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, एंटी लॉग ले लूँ इसका तो ई टू दी पावर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, और इसका दोनों में लगा देता हूँ भाग। तो देखो जी आई बटा एन आई माइनस का एन आई बटा एन आई क्या हो गया 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। दो काम कर लिए मैंने एक साथ में, एक तो एंटी लॉग लिया है, ठीक है, और एक क्या किया, इसका भाग लगा दिया है। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर आ गया होगा शायद समझ में आपको। अब इसका ट्रांसफ़र कर दूँ इसको तो जी आई बटा एन आई दैट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या इसको, और इसको एन आई के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, तो एन आई के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसके नीचे ले आएँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आई इज इक्वल टू जी आई बटा 1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। और ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है, फर्मी डिराक वितरण नियम। ओके, तो ये आपका आ गया फर्मी डिराक वितरण नियम। कितना काम रखना, तो फर्मी डिराक सांख्यिकी अगर दे दी जाए आपको, तो जो जो कण फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, आपके फर्मियोन्स होते हैं। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, अभिन्न है, अभेद्य है, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, निकाय की कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। ये सारे एजम्पशंस मान करके, और एक बेसिक सा शुरुआत में हमने जो इक्वेशन लिखी थी उष्मागतिक प्रायिकता की, वो इक्वेशन लिख करके उसके बाद में स्टर्लिंग सन्निकटन लगाया है, और स्टर्लिंग सन्निकटन के बाद में एक ये जो अल्फ़ा और बीटा से गुणा करके 3 में से घटाते हैं, इसको कहते हैं अनिर्धारित गुणकों की लांगराज विधि। ठीक है ना, लांगराज विधि कहते हैं इसको, लांगराज विधि। ठीक है ना, तो लांगराज विधि काम में लेते हैं, और इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो ये आपका फर्मी डिराक वितरण नियम पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट दे देता है प्रूव दैट, ये होता है। मैक्सिमम टाइम सीधा ही पूछा जाता है, फर्मी डिराक वितरण नियम को डिराइव कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हमने आज की क्लास में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ा है, और उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी डिराक वितरण नियम। आपकी लगभग कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोस-आइंस्टीन वितरण नियम, जो हम मान सकते हैं इसका ही क्या है, भाई है। ओके, थैंक यू।